असलो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी माफी मांग ली इलेक्शन कमीशन से। जब ये तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, आईनी इदारों के ऊपर, तो फिर जब ये तनकीद करते हैं उन टाइम इनको पता नहीं चलता। जब ये कहते हैं कि आग लगा दें ऐसे इदारों को, उसके बाद माफी मांगते हैं। आज फिर एक बार नून लीग और पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को कहा गया है कि हुकूमत और पीडीएम ने एक दूसरे को एनआरओ दे चुके हैं। एक दफा फिर यह कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने फैसला किया है कि हम टफ टाइम देंगे हुकूमत को, क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। पीटीएम की नाअहली की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क 30 साल पीछे चला गया है। हुकूमत और अपोजिशन के बीच में दरमियान सियासी महाजारी अपने उरूज पर है। तकरीबन 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। कहीं भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। और हमारे साथ स्टूडियो में है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, एक्टिव हैं, डायनामिक हैं, यंग हैं, सईदा तहसीन आबदी साहबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ स्काइप पे हैं, वीडियो पे हैं, और डॉक्टर इमरान शरीफ साहब अमेरिका से हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क से हैं और कोविड एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर इमरान शरीफ साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच इम्तियाज मीर साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। ठीक है, डॉक्टर साहब भी हैं। किस तरह तहसीन साहिबा देख रही हैं? मसाइल आपके सामने हैं, मुल्क के अंदर बहुत से मसाइल। आप क्या कहेंगी मुल्क के अंदर जो मसाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट की बहुत जो है वो इमेच्योरिटी है जो नज़र आ रही है कि किसी तरह सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह घबरा नहीं रहे हैं। हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपके सामने मीडिया हाउसेस के कितने लोगों ने खुदकुशी मेरे साथ टेलीलाइन पे सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, पीएमएलएन के एमएनए हैं, और वो भी मेरे साथ टेलीलाइन पे। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज मीर साहब। खेलदार साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, वो भी आ रहा है। ठीक है, हाँ कंटिन्यू करें। तो आप देखिए कि जिस तरह खुदकुशियां कर रहे हैं। एक मीडिया हाउस के एक रिपोर्टर ने खुदकुशी की कि बेरोजगारी से तंग आकर के बच्चों को खाना नहीं मैं खिला पा रहा था। अभी लकी वन का आपने इंसिडेंट देखा होगा, एक नौजवान ने जो कि फर्स्ट डिवीजन में मास्टर्स था मैथ्स में, उसने खुदकुशी की। तो किस नहज पे हालात पहुंच गए हैं। आप चेंज की बात करते हुए आए थे, आपका चेंज क्या आया कि गरीब मजीद गरीब तर होता चला गया? पहले मरने तक की नौबत नहीं थी, गरीब अब खुदकुशियां कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हालात की वजह से। अगर आज का आप अखबार देखें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो जो है तकरीबन, मैंने भी फिगर्स लिखे थे, 20 अरब 59 करोड़ डॉलर रुपए हो चुका है। ये सिर्फ 5 महीने के फिगर्स हैं। मतलब हर जगह पे इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस है, इतनी नाअहल परफॉर्मेंस है, लेकिन खान साहब किसी तौर पर घबरा नहीं रहे। बल्कि उनके वज़रा के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ें कि कोई पॉलिसी आती है, कुछ बात होती है, कभी खान साहब नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कभी खान साहब ने सुना नहीं होता, कभी इतने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। ठीक है, मैं अखिलदास साहब, आज एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ, जिस तरह मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुआ है, उसके ऊपर मैं जरूर आपके पास आऊंगा, डिस्कस करूंगा। आज मुल्क के अंदर जो माशी खुद मुख्तियारी है वो भी कंप्रोमाइज हुई है, आईएमएफ के सामने सरेंडर कर दिया है, और अपोजिशन ने, सारी सियासी जमातों ने यह मुत्तफिक फैसला किया है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। क्या कहेंगे मोहतरम जनाब खीलदास कोहिस्तानी साहब? जी इम्तियाज मीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को इस वक्त आईएमएफ के अंडर कर दिया गया है। सारी मईशत जो है वो फैसले आईएमएफ कर रहा है, और स्टेट बैंक के गवर्नर हो या जो अहम ओहदों पे, वो उनके एजेंट, उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। वो हमारे मईशत, हमारे मुस्तकबिल और हमारे इकानमी को फैसले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत एक नायल जो मुसलत की गई
3.5 साल के जो अरसा है उन्होंने गुजारा है, पाकिस्तान की जो जीडीपी जो माइनस पॉइंट में जा रही है, जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कल क्रैश हो गई, पाकिस्तान के जो महंगाई का सबसे बड़ा गरीबों के लिए जो चैलेंज है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, डॉलर इनके साथ हाथों में नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये सारे मामला जो हैं एक नाअहल और नालायक हुकूमत ने इस मुल्क के मईशत समेत इस मुल्क की पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को गिरवी रखा जा रहा है और बिल्डोज करके बनाया जा रहा है, जिस तरह IMF के लिए कानून साजी की गई। तो मैं समझता हूँ 1 दिन 1 मिनट 1 घंटा इस मुल्क के लिए इस हुकूमत की रहना भारी है। सही। देखें, एक सियासी कन्फ्रंटेशन की तरफ तो हम जाएंगे, आपको खुद पता है हुकूमत की तरफ एक तो कारकर्दगी नहीं है, हुकूमत टकराव जा रही है। उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने, उसके बाद आज आजम सवाती साहब ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी है। खियलदास साहब, देखें, पहले तो ये हमेशा हम पे इल्जाम लगाते थे कि ये हम इदारों पे हमला करते हैं, हम इदारों की जो जाके उस पर चढ़ाई करते हैं, मगर आपने देखा किस तरह इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, उस पर हुकूमत के वजीर जो अहम वजीर है उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद फिर माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद दोबारा इन्होंने कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम इनकी फंडिंग रोक देंगे। मुझे बता दें कि फवाद चौधरी साहब किस आइन और कानून के तहत आइन ने इजाज़त दी है कि उनकी एक इदारे की फंडिंग करनी है हुकूमत को। तो ये हुकूमत के बस की बात नहीं। तो इस तरह मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाने के बजाय उनको गैर आइनी तरीके हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला जाता है और ये पहले बपकियां मारते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो भी कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, इस डेमोक्रेसी के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये जो रवैया है PTI का, इसके पीछे वजीर आजम खुद है और कोई नहीं है। वो बनी गाला में बैठ के इस तरह के वजीरों और मुशीरों को इकदाम करने के और ऐसे उनको मशवरे देता है, और जो भी इस तरह की ज़बान जिस तरह के हमले इदारों पे करता है वो उसमें प्राइम मिनिस्टर खुश होता है। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के इस वक्त कुर्सी। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर इमरान शरीफ आपके पास आऊंगा। एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है सबसे बड़ा खतरनाक भारत तक पहुंच गया है, इसके नए वेरिएंट से बड़ा खतरा है। इसके हवाले से क्या, बूस्टर के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? बहुत बड़ा खतरा है इसके हवाले से, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्तियाज मीर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, पेंडेमिक है वो इस वक्त चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है और हमें ये चीज बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट की थी, जो हमने पिछले हफ्ते भी आपके शो पर बात की थी कि जब तक पूरी दुनिया में हर हिस्से में वैक्सीन नहीं पहुंच जाता इस तरह के वेरिएंट बनते रहेंगे, क्योंकि जैसे अफ्रीका है उसमें लेस देन 8% वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो जब वो वैक्सीन नहीं लगा होगा तो ये वायरस अपना होस्ट तलाश करके नए वेरिएंट बनाएगा, और ये जो नया वेरिएंट है इसको कहते हैं B11529। इसके अंदर तकरीबन 30 से ज्यादा म्यूटेशन है, और ये डेल्टा वेरिएंट से भी इसको जो लैब में रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी वी आर इन द स्टार्ट, अभी तो हम इसके बारे में लर्न कर रहे हैं। ये दुनिया के कम से कम 8-10 ममालिक में इसको ये मिल चुका है, अमेरिका में भी मिल चुका है। अमेरिका में 5 केसेस हैं इस वक्त, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, कोलोराडो, हवाई, मिनेसोटा में। तो इस वायरस की जो खुसूसियत है वो ये है कि ये आसानी से और तेजी से फैलता है, और इसकी जो शिद्दत है जो अब तक रिपोर्ट की गई है कि अगर इन्फेक्शन होगा तो उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी, और जो हमारे जो रेगुलर जो हम प्रिकॉशन लेते हैं हो सकता है इसके खिलाफ ही इतने इफेक्टिव हो। लेकिन अभी हम इस वायरस के बारे में लर्न कर, तो ये अभी अर्ली है इसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा। लेकिन ये विंटर मंथ्स हैं, और विंटर मंथ्स में वायरसेस जो है वो बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। लोग जो है वो कन्फाइंड प्लेसेस में रहते हैं जिसकी वजह से वायरस आसानी से स्प्रेड होता है। तो विद इन 2 वीक्स हमें इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। प्लस आपको पता है वेस्ट में हॉलीडेज शुरू हो गए हैं और लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो हमें इसका इम्पैक्ट जो है बहुत जल्दी पता चलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन हमारे पास है
यही वैक्सीन इसके लिए इफेक्टिव है, यही कारामद है इसके लिए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसमें फाइजर, मॉडर्ना और J&J जो कि 3 वैक्सीन जो अमेरिका में हम यूज कर रहे हैं और वेस्ट में, तो उन्होंने लैब में इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है और लगता तो यह है कि जो करंट वैक्सीन है वो समवॉट इफेक्टिव होगी। जितना इफेक्टिव डेल्टा वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट, म्यू वेरिएंट और जो पुराने वेरिएंट थे उतनी ना हो, लेकिन सम इफेक्टिवनेस होगी। फाइजर का कहना यह है कि इन 2 वीक्स वो हमें अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। तो अभी दिसंबर की 2 तारीख है, तो प्रॉब्ली बाय दिसंबर 15 तक हमें ये पता चल जाएगा कि फाइजर की वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। इफेक्टिव तो होगी, मोर देन 50% इफेक्टिव तो होगी, 60%। अब जो पहले वेरिएंट थे उसके खिलाफ फाइजर ऑलमोस्ट 95% इफेक्टिव थी, तो वो जो नंबर है वो कम हो जाएगा। मोस्ट लाइकली ये रेंज करेगा समवेयर बिटवीन 60 to 75%। ठीक है, ठीक है सर। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहें। अखिलदा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जो मुल्क की ये सूरत हाल है आपके सामने, आने वाले कुछ महीने कहा जा रहा है कि इस हुकूमत के लिए बड़ी अहम है और हुकूमत की जो तर्ज हुक्मरानी है वो आपके सामने। अवाम भी तंग है, परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं हो रहा, काफ़ी अरसा गुजर चुका है। अब तो ये बार बार लोगों को कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस ये वो। आज तो आपको पता है आजम सवाती साहब ने भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी, जैसे फवाद चौधरी साहब ने माफ़ी मांगी थी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही अगेन कहूँगी कि इनके हर जगह पे जो नाअहलियाँ हैं इनकी, कि इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं कि जी हम फंड्स नहीं देंगे, कि उनके जो साबिक जो हैं उनके सरबराह जो थे कंवर दिलशाद साहब ने क्या कहा कि हम आर्टिकल 220 के तहत जो है डायरेक्ट वजारत ख़जाना से फ़ंड ले लेंगे। कितनी इंसल्ट की बात है कि मतलब आप एक इदारे को जो एक अच्छा काम कर रहा है, आप सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नैब की तरह आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह को उसके साथ एक दुश्मनों वाला रवैया रखेंगे। उनके अगर रिजर्वेशन हैं EVM के हवाले से या किसी चीज़ के भी हवाले से, सेंसस के हवाले से, आप उन रिजर्वेशन को रिजॉल्व करें, आप उनको फुलफिल करें, आप बात तो करें। मतलब ये डिक्टेटर्स वाला एटीट्यूड इम्तियाज यहाँ नहीं चलेगा कि आप पहले हुकूमतों को बुरा कहते हुए आए। कुछ ऐसे आपके जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब के जो हैं स्टेटमेंट्स भी हैं जिसमें वो डिक्टेटर्स को भी बहुत बुरा कहते थे, लेकिन आपका एटीट्यूड वही चल रहा है कि सिर्फ अपनी माननी है, अपनी काबीना की माननी है, जो कि बेइंतहा नाअहल उनकी हुकूमत है। आप मतलब तमाम चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देखें कहाँ कहाँ पे इनकी नाकामियाँ हैं। हर चीज़ का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहरा रहे हैं। 3 साल में जो कर्जे की मैंने पहले भी बात की थी कि जी 28 अरब डॉलर था जब इनको मुल्क मिला था, आज जो है वो 48 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। हर जगह पे आप देखें इन्फ्लेशन किस तरह आ रही है कि हर महीना जो है वो डबल डिजिट्स में आता है, मजीद ज़्यादा डिजिट्स में आता है। बिजली के आप देखें दोबारा से इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल के मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। आप गरीब पे कितना बोझ डालेंगे? अगर आप सीरियस होते ना तो वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, जो बहुत इलीट है पाकिस्तान के, आप उनको टैक्स नेट में लेके आते हैं, आपका हो जा। आपने अभी जब गैस बंद की तो आपको भी पता होगा कि जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पाकिस्तान से, वो ज़्यादातर गैस उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है, उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया। एक्सपोर्ट आपकी पहले ही कम थी, फिर कह रहे जी हमने इंपोर्ट कम कर दी। इंपोर्ट कम करने से मामला हल नहीं होंगे जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा। अभी अफगानिस्तान से मैं दोबारा देख रही थी और करेंसी आपकी डिवैल्यू हो गई। मतलब 20 साल से अफगानिस्तान का क्या हाल है, 176 से ऊपर एग्जैक्टली। आप इंडिया की देख लें, आप बांग्लादेश की देख लें, हर जगह मतलब हर जगह पर आप इतनी मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी आप बदनामी। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, अभी आपने हाल ही में इस्लामाबाद को विजिट किया, कराची को विजिट किया, आपने लाहौर को विजिट किया। डॉक्टर साहब, आपने कोविड के बाद आपको लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी इतनी बड़ी महंगाई हुई है और वहां भी महंगाई का इतना रेशियो बढ़ा है, गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही? आपने यहां भी देखा, काफी ऑफिशियल से आपने मीटिंग की है, आपने प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, आपने सेनेट चेयरमैन से भी मुलाकात की, आपने गवर्नर से भी मुलाकात की, आपने काफी चीजें यहां गवर्नमेंट और ऑफिशियल से मुलाकात की। आप किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? देखें, जो पेंडेमिक है उसने दुनिया में इम्पैक्ट किया है और जो सप्लाई चेन का इश्यू है वो अमेरिका में है, यूरोप में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है। किसी भी मुल्क को आप देख लें कि जो सप्लाई चेन का इश्यू, जस्ट एग्जांपल आप ले लें गाड़ियों का, गाड़ियों में जो आपको एक एग्जैक्टली एक चिप चाहिए होती है,
वो अवेलेबल नहीं है और बहुत थोड़ी मिकदार में अवेलेबल है। उसका वजह क्या है कि पीछे से सप्लायर अवेलेबल नहीं है, जो लोग काम करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद गाड़ियां जो है वेस्ट में, आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो अवेलेबल नहीं। जहां तक आपने कहा कि मैं जो रिसेंटली मेरा विजिट था, जो मैं अपना प्रेसिडेंट से भी मिला, सेनेट चेयरमैन और बाकी जो इदारों से मिले, हम मुख्तलिफ जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। तो जो हर्डल यहाँ पाकिस्तान में आ रही है, उसी तरह की हर्डल वेस्ट में भी आ रही हैं। जो गैस है वो $5 से ऊपर चली गई है। वो पिछले कोई समझ लें 12 या 18 महीने पहले $3 से कम थी, तो तकरीबन डबल हो गई है। ये खाली पेट्रोल की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और बाकी भी जो चीजें हैं, अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी, अगर मैं आपको एक आर्बिट्रेरी नंबर देता हूँ कि 100,000 की गाड़ी है, तो उसके ऊपर वो एक जो डीलर है वो उसके ऊपर 20,000 ज्यादा मांगता है। कहता है कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास इनफ सप्लाई नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो इश्यू पाकिस्तान में हो रहे हैं, हर चीज के ऊपर मिकदार में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, एक आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ दे मसला है ये। और वही इश्यू दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी देखा जा रहा है, कम नौयत से, लेकिन है। सही। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन वहां जिस तरह महंगाई है तो वहां इनकम भी उतनी है। यहां बड़ी मुश्किल से 25,000 भी नहीं है। जितनी आपको मेडिसिन से दूसरी चीजें 2-300% बढ़ गई है महंगाई। जितनी ईस्वी में जून जुलाई के अंदर गैस की लोड शेडिंग, इस टाइम गैस की लोड, आपको पता है कुछ दिन पहले पेट्रोल के बाहर लाइनें लग गई थी। आपको पता है कराची के अंदर एक आम आदमी, ये वो शहर था जो गरीब परवर शहर था, कम कीमत में लोग यहां, कम सैलरी के अंदर लोग यहां गुजारा करते हैं। आज गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, क्या कहें? बिल्कुल इम्तियाज़, ये जब भी बात करते हैं ये पीटीआई के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि जी दुनिया में महंगाई है, भाई वहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है? आप अगर इंडिया की देखें, आप बांग्लादेश की देखें कि जी उनकी $2,600 है, हमारी $1,200 पे ऐड की, हमारी 1,600 से 1,200 पे आ गई। इंडिया की आप देख लें कि उनकी भी तकरीबन $2,500 है। मतलब पर कैपिटा इनकम आप बढ़ा नहीं रहे हैं। 25,000 भी हमने सिंध गवर्नमेंट ने की है, बाकी अगर आप पाकिस्तान में जाएँ तो वहाँ पर ये इनकम नहीं है। तब किसी तरह उनके वजीर खजाना आके उन्होंने भी एडमिट किया, जो अपने गैस के बुरहान की बात की, कि अगर LNG जो है वो सही टाइम पे जो है वो खरीद ली जाती तो मुल्क में ये बुरहान नहीं आता। मतलब किसी की नहीं सुन रहे हैं, अपने वजीरों की नहीं सुन रहे हैं। जाती है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट डिलीवर करने में नाकाम गई है, रिलीफ देने में नाकाम गई, कि गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकी, नाकाम गई ये अरसा। आगे भी इससे बदतर होगी सूरत हाल। जो एक मिनी बजट आ रहा है और ये IMF का प्रेशर डालने जा रही है, काफी आपको जो आपको इस्तिस्ना मिली है टैक्सेशन में, वो भी खत्म हो गया, आपको खुद पता है। अब ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स देती थी, अब ये ब्लेम शिफ्ट फिर आपकी तरफ आ रहा है। आपको खुद पता है कि उससे तो बहुत बड़ा तूफान आएगा, नया महंगाई का तो बड़ा तूफान आएगा, गरीब आदमी। दूसरी तरफ कहा जाता है कि एक अपोजिशन भी नाकाम गई है, आपका प्रेशर, आप मिलके कुछ इनके ऊपर प्रेशर, गवर्नमेंट को खौफ नहीं है अपोजिशन से, क्या कहेंगे? नहीं देखिए जी, खौफ तो बहुत ज़्यादा है। इनके वज़रा बयान देते हैं, फिर माफ़िया मांगते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं, फिर माफ़िया मांगते हैं। तो ये बौखलाहट का ही शिकार है, फ्रस्ट्रेशन ही है उनकी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बस वो टाइम किल कर रहे हैं कि जी टाइम गेन करें, जो 2 साल 1.5 साल जो बचा है, 1.5 साल वो भी हम निकाल दें। अपोजिशन की जो बात की, देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डिफरेंट अपोजिशन ऐड हुई थी PDM में, किसके कहने पर उनकी बड़ी बेस्ट विशेज़ थी खान साहब की हुकूमत के लिए कि जी इनको टेन्योर कंप्लीट करने दिया जाए, बड़े जमहूरियत के अलमबरदार बन गए थे। भाई यहाँ आपके मेरे घर की बात नहीं है इम्तियाज, यहाँ पे 22 करोड़ आवाम की बात है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग खतरे गुर्बत से नीचे आते चले जा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तमाम बिल्स दे रहे हैं, लेकिन घर में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तो इन चीज़ों का अब बताएं, सिर्फ इस वजह से कि जी खान साहब जो हैं वो बड़े सादिक और अमीन हैं, वो बड़े ईमानदार हैं, वो 24 घंटे मुसल्ले में बैठे रहते हैं, वो नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? जो वो गरीब है, जो खुदकुशी करके मर रहा है, जिसके बच्चे भूखे हैं, क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? उनकी शराफत से, उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से क्या फ़ायदा पहुंच रहा है गरीब को? मतलब खान साहब को शर्म आनी चाहिए। कुर्सी की इतनी लस्ट है, इतनी हवस है, उनकी पूरी काबीना को इतनी हवस है कि पाकिस्तान अवाम मर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं कि ये वेरिएंट आते जाएंगे? एक तो मुझे आप ये बताएं कि ये कब तक कोविड का, एक तो आप कह रहे थे, एक तो आपकी परसेंटेज आबादी की बहुत ज्यादा
एक तो वैक्सीनेटेड हो, बाद में जाके एक कंट्रोल हो, अब भी ज्यादा कितने वेरिएंट और आएंगे? ये कितना म्यूटेट होगा और ज्यादा कितना म्यूटेट होगा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, पहले तो आप देखें दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7+ बिलियन की पॉपुलेशन है। उसमें हमारे पास जो वेस्ट है, वेस्ट में काफी वैक्सीनेशन हो चुकी है, क्योंकि जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर हैं वो वेस्ट में ही लोकेटेड हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर वैक्सीन इस वक्त तक पहुंच नहीं चुका है और बहुत कम मिकदार में पहुंचा है। और जो G7 G8 कंट्रीज हैं उन्होंने सबने कमिट किया है। अमेरिका ने काफी सारी मिलियन वैक्सीन कमिट की हैं। उसके अलावा जैसे हमने यहाँ से जो हमारे कांग्रेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हमने बहुत डिस्कशंस किए हैं, काफी सारी मीटिंग्स की हैं। तो पाकिस्तान को अब तक हम थ्रू कोवैक्स प्रोग्राम 25 मिलियन वैक्सीन पहुंचा चुके हैं, और भी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जब तक ये वैक्सीन एटलीस्ट 75 to 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को नहीं मिलेगा, ये वेरिएंट बनते रहेंगे। स्पेशली अफ्रीका से नए वेरिएंट निकलते रहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन रेट बहुत लो है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और ये कोविड की खास बात यह है कि अगर आपने इनफ वैक्सीन नहीं किया और हर्ड इम्यूनिटी को रीच नहीं किया, तो ये होस्ट ढूंढ कर और म्यूटेट करता रहेगा। ये जो इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशन होती रहेगी, जेनेटिक म्यूटेशन होती रहेगी, नए वायरसेस बनते रहेंगे। कुछ माइल्ड होंगे जिनको हम नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन कुछ जैसे अभी ओमिक्रॉन हमारे सामने आया है, अगर इसने शिद्दत इख्तियार कर ली और सिवियरिटी डिजीज की बढ़ गई, तो एक बहुत मेजर 5th वेव आ जाएगी दुनिया में, वो हम देखेंगे। लेकिन ये कि जो आगे फ्यूचर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि नेक्स्ट ईयर जो है 2022 में चीजें थोड़ी स्टेबलाइज होना शुरू होंगी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड, और उसके बाद 2024 तक चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो थोड़ा सा लैग करेंगी, ऑब्वियसली इनफ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो आई वुड से कि पाकिस्तान तो माशाल्लाह वेरी लकी कि वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज में। पाकिस्तान में केसेस भी कम है, मोर्टेलिटी भी कम है लेकिन कम है, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि विदाउट हैविंग वैक्सीन अवेलेबिलिटी, और दूसरा है कि पाकिस्तान के पास जो वैक्सीन है वो भी मोस्टली चाइनीज वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका डेटा हमारे पास इतना क्लियरली अवेलेबल नहीं है कितनी इफेक्टिव है। तो इन दैट सेंस पाकिस्तान इज वेरी लकी। और डॉक्टर साहब, एक चीज तो ये कि ये इतना खतरनाक कितना है, एक तो हम पाकिस्तानियों को बताएं, मेरे हम वतनों को बताएं कि ये खतरनाक कितना है, थोड़ा सा ये बता दें। बिल्कुल, पहले तो एक चीज जो मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा कि वैक्सीन सेव्स लाइफ। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है, अगर गवर्नमेंट आपको फ्री वैक्सीन दे रही है, लगवाएगा, और इट डजंट मैटर कौन सी वैक्सीन है। दूसरा, जहां तक इसकी खतरनाक कितना है, ये वायरस, अगर आप इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद आईसीयू में एंड अप होते हैं, तो आपका चांस 1 in 5% वी आर एबल टू सेव, 3 to 4 पीपल डाई। और अगर आप वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, तो अब तक इन ऑल ऑनेस्टी मैं पिछले 2 साल से लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मेरे पास हर हफ्ते काफी सारे फोन कॉल आते हैं कि गाइडेंस। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड, बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने है, आईएमएफ के सामने काफी मसाइल हैं, और आईएमएफ ने ये जो बजट मिनी बजट आ रहा है उसकी वजह से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं पीटीआई के एमएनए हैं जिले हुमा साहिबा, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। अब मेरे साथ स्टूडियो में है पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी सलाम कहिएगा। आज 2-3 चीजें बड़ी अहम है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, मैडम आपको खुद पता है। आज उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने माफी मांगी थी, आज आजम सवाती साहब ने भी माफी मांग ली है। अगर आपको माफी मांगनी है तो आप इतनी सख्त जुबान आप क्यों इस्तेमाल करते हैं इदारों के लिए, क्या कहेंगे? ये तो खैर उन्होंने माफी मांग ली है, ये बहुत आला दर्फी की बात है कि हम अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझते
इदारों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ऑनर करते हैं, क्योंकि इदारों ही की वजह से एक सिस्टम है जो चल रहा है। इदारे मजबूत होते हैं तो सिस्टम मजबूत होता है, माशरा मजबूत होता है। अब अगर उन्होंने कोई बात कर भी दी है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि माफी मांगी है, तो अच्छी बात है। ये तो आला ज़र्फ़ी की बात है, आप लोगों को तो इस पर खुशी, आई मीन इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। पहले स्टैंड कर रहे थे ना, हम स्टैंड करते हैं। एक चीज ठीक है, ये हो गया, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके गवर्नर चौधरी सरवर साहब के बड़ा आईनी इदारा है, वो भी मतलब तो आईनी सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई कुछ भी नहीं किया, यानी कि डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने माना, मुझे भी साइड लाइन कर दिया था, ऐसा मुझे गवर्नर बना दिया। उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि हम कुछ नहीं कर सके। इस पे क्या कहेंगी? मीर साहब, सॉरी टू से ये बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैं जानती नहीं हूँ इस बारे में। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि चौधरी सरवर जैसे मंजे सियासतदान कोई इस तरह की बात कर सकते कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं समझती। अगर उनका मैं बयान एक्चुअल में देख लूं, क्योंकि इसी तरह सुनी सुनाई बातों पे तो हम ये ठीक है, आप इस पे भी नहीं देंगे। मतलब मैं आगे आता हूं। आज फिर कहा जा रहा है कि मुल्क की माशी खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मिनी बजट आ रहा है। आपको पता है, जब मिनी बजट आता है तो उसमें जो इस्तिस्ना होती है टैक्सेशन की, वो खत्म हो जाती है, महंगाई का तूफान आता है। इस पे क्या कहें? देखिए, हमारी गवर्नमेंट का कोई भी जो रियासत है ना, अगर उसका सिस्टम आपको चलाना होता है, किसी मुल्क का सिस्टम आपको चलाना होता है, तो आपके पास जो इनकम जनरेटिंग सोर्स है जिससे हुकूमत कमाती है, ठीक है, और फिर वही कमा कर अपनी आवाम पे खर्च करती है, तनख्वाहों में, पेंशन में, इदारों में, अखराजात में, डेवलपमेंट जो तरक्याती स्कीमें होती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो जब भी खर्च कर सकती है जब उसके पास इतना पैसा हो, और पैसा वो कलेक्ट करती है टैक्स से। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएं और उसको फाल करें, हर एक शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जो टैक्स जितने का वो जिम्मेदार है, जितना उस पर लागू है, वो टैक्स दे, ताकि सिस्टम में हमें कर्जों से निजात मिले। देखें, जब तक के हम IMF से निजात उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते कि जब तक हम कर्जदार हैं। कर्जदार की अपनी कोई से नहीं होती, अपनी कोई विल नहीं होती। आपने सूद देना है, आपने अपनी कमाई पे सूद देना है, और उस सूद में आप अपनी चॉइस नहीं इस्तेमाल कर सकते, या आपका अपर हैंड नहीं है, आपके हाथ फैले हुए हैं, आप मांग रहे हो। और जब मांगने की पोजीशन में होती है तो चॉइस नहीं होती, डिसीजन लेने की पोजीशन में हम बिल्कुल नहीं है। IMF से जब तक कि हम निकल नहीं जाते, उनके कर्जे हम दे नहीं देते, उनके सूद से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। और ये जब ही होगा जब हम इंडस्ट्री चलेगी, बिजनेसेस चलेंगे, आवाम के कारोबार चलेंगे, और टैक्स से जो है पैसा जमा होगा। टैक्स पेयर जितने भी हमारे हैं वो सामने आएंगे और टैक्सेस का पैसा जमा होगा, तो अवाम के पास, हुकूमत के पास कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, और हुकूमत जो है अपने फैसले खुद कर सकेगी। अब हम कर्जदार हैं और हमारी पोजीशन बड़ी ही कमजोर है। ओके, MLA साहिबा टेलीफोन लाइन पे रहें। कह रहे हैं कि हम मुल्क को आजाद करवाना चाहते हैं, यानी कि कर्जों से और कर्ज में जकड़े हुए हैं। हम इसी वजह से मिनी बजट ला रहे हैं, मसाइल इसीलिए हैं। क्या कहेंगी? रेस्पॉन्ड करें MLA साहिबा को। जनाब, मुल्क की 70 साल तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना इन 3 सालों में लिया गया है। तो आप मुल्क को और गुलाम बना रहे हैं, आप मजीद जकड़वा रहे हैं मुल्क को, मजीद आप फकीर बना रहे हैं इस मुल्क को। कहते हैं ना, बेगर्स कैन नेवर बी चूजर। इंटरनेशनली अगर आप जाते हैं, IMF आपको क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा है? आप इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी कोई एक बात भी मनवा सके। आप कर्जे ले रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है तो कर्जे तो डबल ट्रिपल होते चले जा रहे हैं। ये मैम कह रही थी कि जी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, गैस आपने बंद कर दी, बिजली आपने बंद कर दी, कहाँ से इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज चलेंगी, मतलब अपने घर से तो कोई पैदा कर नहीं सकता। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। आप कौन कौन से बहरान हैं जो फेस नहीं कर रहे हैं? आटे का बहरान यहाँ है, चीनी का बहरान यहाँ है, गंदम का बहरान, हर तरह के बहरान हम फेस कर रहे हैं। गैस भी निकलती है हमारे पास, वो भी हम जो है वो बुरान फेस कर रहे हैं। हम टाइमली जो है वो जो मतलब इनके जो वज़रा हैं या खान साहब जो हैं, जो पहले गवर्नमेंट्स ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे उन्हीं को आके दोबारा से जो है इनॉग्रेशन करते हैं और बड़ा क्रेडिट लेते हैं, जी हमने ये कर दिया। मतलब कहीं पे भी इम्तियाज सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। आप कर्जे तले दबाते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मुल्क को निकालेंगे। आप तो बद से बदतरीन करते चले जा रहे हैं। मतलब आप बांग्लादेश, आप अफगानिस्तान, आप सबसे पीछे आ गए। कहाँ आप किससे आप किससे कहते हैं जी कोविड आ गया, इस वजह से हालात हुए। क्या दुनिया में कोविड नहीं आया? क्या इंडिया में कोविड नहीं आया? क्या बांग्लादेश में कोविड नहीं आया? इतनी वीक पॉलिसीज, इतनी इमेच्योरिटी, इतनी नाअहली। एमक्यूएम के जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके ऊपर आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें तो फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। देखिए जी, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में एमकेएम हो या पीटीआई हो, ये सिवाय सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो रही है। अगर आप मतलब पढ़ने की भी जहमत नहीं है ना, शायद एक आध तो कोई पढ़ा लिखा होगा इनके पास भी, तो पढ़वाइए जी। जो कानून में लिखा हुआ है, जो आप चाहते थे, जो आपकी सिफारिशात थी, उसको ऐड किया गया है। तमाम लोग ये बात करते थे जी टाउन सिस्टम होना चाहिए, डीएमसीज खत्म होनी चाहिए, हमने वो भी कर दिया। मतलब कहाँ अच्छा ये बात कह रहे हैं कि जी वो सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। अगर आप 2001 का एक्ट देखें तो उस वक्त तो हिमायत की थी आपने, मुशर्रफ के टेन्योर में हिमायत की थी कि जी सीक्रेट होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज तनकीद बराए तनकीद। लेकिन हम तो फिर भी इतने फ्लेक्सिबल हैं। इम्तियाज, हम कह रहे हैं आप आए, आप हमारे भाई हैं, आके हमसे बात करें। जहां जहां हम बेहतरी ला सके, जहां जहां अमेंडमेंट कर सके, हम करेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी ज़िले हुमा साहिबा, आपने टाइम दिया। जो मुल्क के मसाइल हैं आपके सामने है, मुल्क अहम है और सियासत भी होनी चाहिए। मुल्क के मसाइल भी अहमियत अख्तियार करते हैं। कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिनी बजट जो होगा जरूर उससे महंगाई आएगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।